दोस्तों AK24 आपका खबरी में मैं रुस्तम खान आपका स्वागत करता हूं। साक्षात्कार की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्टार प्रचारक रहे उपचुनाव में ओमकार जी बाली। उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो बाली जी, संक्षिप्त में आप अपने राजनीतिक और सामाजिक जो पद रहे हैं आप उनके बारे में दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो आपके जो AK24 चैनल है और आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजनीति की शुरुआत मैं मुंबई शहर में पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ। वहाँ पर एक रामविलास पासवान जी की बहुत बड़ी मीटिंग थी जिसमें उन्होंने दलित सेना नाम का संगठन बनाया था। उसमें पहली बार मुझे को जाने का मौका मिला और उसके बाद मान्यवर साहब काशीराम जी से मुलाकात हुई। कम उम्र में हुई, मेरी उस समय उम्र मेरी 17-18 साल होगी। मैंने लगभग 23 से 24 साल तक बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया और उसके बाद में मैंने RPI से भी चुनाव लड़ा था और बहुजन समाज पार्टी से भी पिछला चुनाव लड़ा था। और अब जो है RLP के अंदर मैं आया हूँ और आज RLP के साथ हूँ। और 25 साल में लगभग जो राजनीति में और सामाजिक में मैंने काम किया उसके संघर्ष के कारण ही मैं अभी जहाँ आपके बीच में बैठा हूँ, ये उसी का परिणाम है। तो आप काफ़ी पार्टियों में आप पहले भी रह चुके हैं, तो क्या आपको लगता है इस बार आप सही ट्रैक पर आए हैं? हाँ, जो सही ट्रैक तो इसलिए कह सकता हूँ मैं कि जो साहब काशीराम जी ने हमें सिखाया था कि यहाँ पर जो जिसकी सरकार होती है अगर वो अपने लोगों के लिए काम नहीं कर सकती तो उस सरकार का साथ अपने को नहीं देना चाहिए। और उसके लिए सरकार में बैठने वाले लोग जब तक संविधान के साथ रहने की सोच नहीं होगी, संविधान के अनुसार चलने की सोच नहीं होगी, तब तक समाज का भला नहीं हो सकता। अब लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, ओमकार वाले दलितों की राजनीति करता। मैं कभी दलितों की राजनीति नहीं की। मैंने उन लोगों की राजनीति की जो यहाँ पर कमज़ोर है, पिछड़ा है। उसमें सभी जाति के लोग आते हैं और हरमान बेनीवाल जी को देखकर ये मुझे लगा और विश्वास भी है कि वो आदमी यहाँ पर जो संघर्ष कर रहा है वो कमज़ोर वर्ग के लिए कर रहा है। 36 कौम के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए काम कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा साहब काशीराम जी के बाद में जो राजस्थान में जो हमने काम किया था बहुजन समाज पार्टी के साथ में मिलकर, वो हमारा एक मिशन था। तो चलो आज बहुजन समाज पार्टी किसी कारणवश से हाशिए पर है, तो हम जैसे लोगों को आज किसान का बेटा जो उभर कर आया है गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए, तो हम उसका साथ देना चाहिए ताकि आने वाले समय के अंदर यहाँ किसान को, मजदूर को मजबूत होकर अपना हक ले सके। नहीं, चुनाव में देखो आप मंचों पर स्टार प्रचारक रहे थे राष्ट्रीय लोकतंत्र पे, आप खूब चीखे और चिल्लाए सामने वाली पार्टियों के लिए, लेकिन चुनाव के बाद अचानक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वैसे किसानों की लड़ाई लड़ती दिखाई, लेकिन आप अचानक इस मंच से गायब दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कोई बड़ा कारण नहीं है। मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है। मैं धन्यवाद यात्रा से लेकर और बिजली बोर्ड के धरने में तो अपने था, रंगाईसर के धरने में तो, लेकिन उसके बाद में मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब है, उसकी ऑपरेशन होने वाला है। तो मैं थोड़ा परिवार में बिजी होने के कारण थोड़ा सा दूर हूँ। बाकी मैंने कल ही नगर पालिका के अंदर और तहसीलदार जी को और कुछ मुद्दों को लेकर मैंने ज्ञापन दिया है और भगवान ने और आप सबका साथ रहा तो बहुत जल्दी वापस आपके बीच में आऊँगा। ऐसी बात नहीं है। निष्क्रिय होना हमारा काम नहीं। निष्क्रिय अगर होते तो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ में बहुत लोग रहते हैं, वो सब निष्क्रिय ही है। उनका तो एक प्रमुख होता है, वो राज करता है, बाकी बंदर बांट करके साथ में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है और सक्रिय है हम लोग। थोड़ा सा परेशानी की वजह, घर की परेशानी की वजह से थोड़ा सा अलग होकर घर को संभाल रहा हूँ, थोड़ा इतनी बात है। हनुमान जी बेनीवाल के साथ उपचुनाव में आपका अनुभव कैसे? एक बहुत बड़े नेता हैं राजस्थान लेवल के वो, और एक राष्ट्रीय पार्टी भी लोकतांत्रिक पार्टी है, उनके साथ आपका अनुभव कैसा रहा? हनुमान जी बहुत ही मजबूत नेता है। उनकी सोच भी काफ़ी बड़ी है और उनका काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। वो जो कहते हैं मुंह पर कहते हैं और जो चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे, उनका मकसद किसी को खुश करना नहीं है। उनका मकसद है इस आंदोलन को मजबूती से किसान कौम और मजदूर कौम को सत्ता पर काबिज करवाना है। क्योंकि जब किसानों के और मज़दूरों के वोट ज़्यादा है तो सरकार भी किसानों और मज़दूरों के लिए काम करने वाली होनी चाहिए। और उनके साथ मैंने लगभग 20-25 दिन रहा कंटिन्यू। उनके साथ रहने से जो मैंने सीखा है कि इतनी
इतनी ऊर्जा उसी आदमी में आ सकती है जो आदमी कुछ कर गुजरने को तैयार रहता है, क्योंकि ये लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद, भगवान भी उनके ऊपर आशीर्वाद बना के रखा हुआ है कि उनको थकते नहीं हैं। रात को 2-2 3 बजे तक सोने के बाद में भी वो सुबह तैयार रहते हैं। इसका मतलब उनके अंदर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा है भगवान की दी ऊर्जा, गरीबों की लड़ने के लिए, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए। लोकसभा में भी बहुत आप प्रश्न देखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न राजस्थान से अगर कोई उठाता है तो हमारे नेता हनुमान बेनीवाल उठाते हैं, बाकी तो वो सब पीछे फ़ोटो खिंचाते हैं मोदी जी के पीछे बैठ कर या राहुल गांधी के पीछे बैठ कर। जैसे एक चीज़ देखी गई है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो ज़्यादा मुस्लिम और दलित वोटों पर ज़्यादा टारगेट कर रही है, इसका क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जाति विशेष या कोई धर्म विशेष तो टारगेट नहीं है। ये जो आपने बताया पिछड़ा 85% जो पिछड़ा वर्ग है उसमें SC ST OBC, वो ब्राह्मण भी गरीब है, राजपूत भी गरीब है, कुछ तो हो सकता है बनिया भी जो उनकी आबादी के हिसाब से उनमें भी गरीब मिल जाएंगे। और राजनीति में होता क्या है कि जैसे हम बात करते हैं किसी वर्ग की तो उसको जाति से जोड़ लिया जाता है, लेकिन वर्ग तो सिर्फ एक ही है जो कमज़ोर है, जो परेशान है सत्ता से, सरकारों से और इस अफसरशाही से, वो सभी लोग त्रस्त हैं इनसे। तो जो ये कह सकते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है जिनकी आप बात कर रहे हो, तो उनको ज़्यादा दिखाई देते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि वो किसी दलित के लिए, मैं अपने लोग बोलते हैं दलित, लेकिन मैं अपने आप को कभी दलित नेता नहीं मानता। मैं तो सबकी लड़ाई लड़ता हूँ। मेरे पास कोई ब्राह्मण भी अगर आता है, राजपूत भी आता है या बनिया भी आके कहता है कि भाई ये काम है, मेरा काम में मदद करो, तो हम लोग खड़े रहते हैं और खड़े रहते आए हैं। तो ये तो क्या है, ठीक है, लोग दूसरे विरोधी लोग ये बोलते हैं कि ये दलितों पे फोकस कर रहा है या मुसलमानों पे, ऐसा नहीं। मुसलमान भी उतने परेशान है जितना दलित परेशान है, और ब्राह्मण और राजपूत बनिया OBC के लोग भी उतने परेशान हैं जितना मुसलमान दलित परेशान है। सबकी परेशानियां एक है, और इसलिए ये कोई मायने नहीं रखता कि हमारा कोई विशेष जाति पर कोई फोकस है। मुस्लिम वोट बैंक है वो, जो कांग्रेस अपना वोट बैंक मुस्लिम को मानती है, क्या उन उम्मीदों पर कांग्रेस खरा उतर पाती है? देखिए क्या होता है, एक ऐसा, ये तो मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो जिसको आप वोट कर रहे हो उसको भी आप पसंद नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी मजबूरी बन जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप चले जाओ, वहाँ कांग्रेस नहीं है, क्या वहाँ मुसलमान नहीं रहते? आप महाराष्ट्र में चले जाओ, वहाँ मुसलमान हैं बहुत भारी संख्या में, लेकिन वहाँ कांग्रेस नहीं है। साउथ में आप चले जाओ, मुसलमान मेजोरिटी बहुत है वहाँ पर, लेकिन वहाँ कांग्रेस नहीं है। मुसलमान अगर आप बात करोगे तो मैं ये बात नहीं कहना चाहूँगा, फिर भी आपसे कहता हूँ, जहाँ भाजपा को हराना है, मुसलमान अल्पसंख्यक जो वर्ग है वो उसी को साथ दे रहा है जो भाजपा को हराने का काम कर रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे अन्य साउथ के इलाके हो, जहाँ जहाँ भी माइनॉरिटी को ऐसा लगता है कि हमें BJP को ये पार्टी हरा रही है, मुसलमान उसके साथ में जुड़ता है। तो दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस है, उनके जो मुख्य नेता हैं नरेंद्र जी मोदी और राहुल जी गांधी है, उनके बारे में आप थोड़े शब्दों में बताइए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जितनी बड़ी राजनीति अभी मैंने शुरू नहीं की है। अभी अपने विचार, आप अपने विचार बता सकते हैं उनके बारे में। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आज जो स्थिति है पूरे भारत के अंदर, अगर भारतीय जनता पार्टी सही ढंग से काम करती है तो जनता उनके बीच में अगर जाएगी, जनता के बीच में अगर जाएंगे, तो जैसे अभी आपने गुजरात में देखा, लेकिन दूसरी जगह ये हार गए, तो कहीं ना कहीं जनता का अगर समर्थन है तो कहीं विरोध भी है। ऐसा नहीं है कि एक छत्र राज कोई मोदी जी कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, देखिए राहुल गांधी जी एक मजाक बना रहे हैं। आप देखें और देखना होगा, आपको पता है देश आज़ाद हुआ तो बंटवारे का जो पक्षधर कौन था? ये कांग्रेस ही थी। कश्मीर 370 लाने वाले लोग कौन है? ये लोग ही हैं। उसके बाद में अभी आपने देखा होगा कि कश्मीर के अंदर जो हालात है वो कितने बुरे थे, उस समय भी कांग्रेस थी। और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी बात बता दूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी? अगर कांग्रेस अच्छी पार्टी होती तो डॉक्टर अम्बेडकर बहुत समझदार आदमी थे, बहुत महान ज्ञानी आदमी थे, उन्होंने क्यों छोड़ दी? क्योंकि कांग्रेस ही एक मीठा जहर है, जो इसको खाएगा वो एक झटके से नहीं मरेगा, वो धीरे धीरे मरेगा, लेकिन उसको मरना तय है। तो खूब भाषणों में देखा गया है कि स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा के खिलाफ आपके जो बड़बोलेपन कह लीजिए या आपके जो विचार हैं वो कह लीजिए, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपकी जो राजनीतिक छवि है उसको धूमिल करने का काम करती है? नहीं, देखिए ऐसा है, भंवरलाल शर्मा जी
यहाँ पे लगातार 35 साल तक एमएलए रहे। मैंने कभी भी, अगर मेरा मकसद कोई दूसरा होता तो मैं भंवरलाल के साथ में था। 12 महीने रुका, मैं कांग्रेस से पार्षद भी बना था। लेकिन मेरा लक्ष्य कोई यहाँ पैसा कमाना नहीं था, ना ही मेरा लक्ष्य कोई यहाँ बहुत बड़ा नेता बनना था। मेरा मकसद एक ही था कि जो लोग राजनीति के अंदर बड़े आदमी के नज़दीक पहुँच नहीं पाते, अपनी समस्या बता नहीं सकते, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा। भंवरलाल शर्मा से मेरी हमेशा दूरी रही और तनाव भी रहा आपस में राजनीति का। मैंने हमेशा जनता के मुद्दों पर बात की, उनकी लड़ाई लड़ने पर बात की। भंवरलाल शर्मा के कर्म ऐसे, मैं नहीं मान सकता कि चलो ठीक है, अपनी अपनी सोच है। आज वो उनका बेटा भी जीता है, जनता की जो सोच है उनको सलाम है, लेकिन ये सच्चाई भी है। अभी आप देख लो, मैंने जब भ्रष्टाचार के ऊपर बात की थी, घंटाघर बेचने जैसी बात की थी, तो आप गंगानगर चौराहे हरियासर रोड पर देख लो, पूरे चारों तरफ जमीन पे कब्जा हो गया और भी चारों तरफ लोग कब्जा कर रहे हैं। तो ये भूमाफिया की गैंग है, कोई विचारधारा नहीं है। और इनके कार्यकारिणी भी आप उठा के देखेंगे तो आपको वही लोग मिलेंगे जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ये गिरोह, मैं बोलता हूँ, ये गिरोह काम कर रहा है यहाँ, और इस गिरोह को तोड़ने के लिए हम बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। कल ही मैंने ज्ञापन दिया हूँ और 16 तारीख से उसका धरना शुरू कर। मैंने कहा बाकायदा कि जो ये सरकारी ज़मीन में पशु मेला लगता है इसको हटाओ, और जो तहसील कार्यालय में पंजीयन कार्यालय है उसमें जो डीएलसी रेट में हेरा फेरी होती है और अन्य जो भ्रष्टाचार होता है उसको रोक लगाओ। और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना के लिए भी हमने जगह मांगी है। ऐसे बहुत से मुद्दे और भी हैं जो हमने वहाँ पर लिख कर एसडीएम साहब से और तहसीलदार जी से और ईओ साहब को दिया है। तो हम लोगों की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। इसमें भंवरलाल शर्मा जब थे तो भी मैं लड़ता था, अब उनका लड़का है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, मैं मेरी लड़ाई जारी रखूँगा। और जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जब तक मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, मैं मेरे नेता हनुमान जी बेनीवाल जी को भी लेके आऊँगा और जनता की लड़ाई में उनका साथ लूँगा। आपके जो समर्थक थे, आपका एक डायलॉग चुनाव में प्रसिद्ध हुआ था जो मारवाड़ी भाषा में था, जो ले ले भुजिया, वो डायलॉग हमारे दर्शकों को एक बार आप वो डायलॉग सुनाइए। वो ऐसा था कि मैं जहाँ रहता था मुंबई शहर में, मेरे घर के सामने एक तालाब था, अब तो तालाब बंद हो गया। और तालाब के नज़दीक एक उत्तर प्रदेश का एक आदमी था जो 10-15 उसके बाद भैंसें थी। वो क्या करता था, सुबह उन भैंसों का दूध निकाल के और वो जो तालाब के अंदर जो गंदा तालाब था थोड़ा सा, उसमें अपनी भैंसें छोड़ देता था, क्योंकि भैंसें पानी में रहती है, पूरे दिन कीचड़ में रहती। तो जब वो शाम को मैं देखता था मेरी खिड़की से उसको, वो पत्थर मारता था, तो पत्थर नहीं मारने से भैंसें बाहर नहीं आती थी। तो वो क्या करता था, फिर वो घास का जो मुठिया वो लेके आके वो भैंसों को दिखाता था, तो उससे भैंसें बाहर आती थी। तो वैसे ही यहाँ मैंने देखा कि लोगों को लुभाने के लिए बूंदिया, पकौड़ी, दारू, पैसे ऐसे लालच देकर लोगों को ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। उसी पर एक उनको, हालांकि हास्य व्यंग्य था, लेकिन मेरा लोगों को ये समझाने का तरीका था कि देखो ये लोग वोट के लिए क्या क्या करते हैं। नहीं, वो डायलॉग आप दर्शकों को बताइए एक बार फिर से। वो था कि बूंदिया भुजिया के, मैंने ये बोला था कि ले ले बूंदिया ले 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 पकौड़ी ले 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 डोला मारू ले। तो जो भैंस को हरा घास दिखा रहा था, तो आपको ये दिखा, गरीबों को ये दिखा के वोट लेना चाहते हैं। वैसे तो जो सत्ता में पार्टी रहती है सवाल उसके खिलाफ किए जाते हैं, लेकिन सरदार शहर की जो भाजपा है, जो स्थानीय भाजपा है, पूरे देश में भाजपा का परचम लहरा रहा है, लेकिन जो स्थानीय भाजपा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरदार शहर में पहली बात तो भाजपा है ही नहीं। अगर भाजपा होती तो ये दशा नहीं होती। यहाँ पर एक बहुत धनी व्यक्ति के हाथ में डोर है, और ये वैश्य समाज से आता है, भाई अशोक जी पिंचा, और इनके समाज के लोग बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े धनाढ़े लोग होते हैं। तो ये पार्टियों को चंदा देते हैं, तो इसमें क्या है, इनको टिकट लाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और अशोक जी पिंचा को कोई मतलब भी नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जनता के दुख पा रही है कि सुख पा रही है। वो चुनाव लड़ते हैं लेटर पैड के लिए, और अपना लेटर पैड उनके पास रहता है। जनता की समस्या, वो जनता की समस्या के लिए कोई उनका लेना देना नहीं है। लड़ने वाले हम जैसे लोग बहुत हैं, लेकिन वो ये पैसे वाले लोग हैं, उनको चंदा भी मिल जाता है समाज के लोगों द्वारा, करोड़ों रुपये उनको डोनेशन मिलता है, तो वो चुनाव लड़ते रहते हैं। और पार्टी भी सोचती है कि 200 सीटों में क्या पूरी 200 थोड़ी जीतेंगे, एक चंदा देने वाला भी उम्मीदवार हमको चाहिए ना, तो इसलिए उनको टिकट देते रहते हैं। बाकी यहाँ कोई भाजपा नहीं है। यहाँ अगर है तो हम लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं इनके खिलाफ, और अब मैं समझता हूँ 2023 के अंदर ये संघर्ष कामयाब होगा। जो 2023 का जो चुनाव है,
तो क्या ओमकार वली अपना नेता लालचंद जी मुंड को मान चुके हैं या कुछ टिकट के भी प्रयास आपके द्वारा किए जाएंगे? देखिए, नेता तो हमारे हनुमान जी बेनीवाल है, बाकी जितने लोग हैं हम उसमें, चाहे हमारे एमएलए भी हैं, मैं भी एमएलए हूँ, लालचंद भाई साहब है, बलदेव भाई साहब, जितने भी लोग कार्यकर्ता हैं, मदन जी ढाका है, और भी जितने कार्यकर्ता हैं, सब लोग हम लोग के कार्यकर्ता है। और रही बात टिकट की, टिकट मांगना सबका हक है। मैं तो पिछली बार भी मैं टिकट मांगा था और बहुत मजबूती के साथ मांगा था, लेकिन हमारे नेता ने जो फैसला किया हम सबको स्वीकार था और हमने पूरी ताकत के साथ में चुनाव जीतने का प्रयास किया। और रही बात 2023 की टिकट की, तो फिर टिकट तो ज़रूर मांगेंगे। अगर टिकट जिसको नेताजी किसी को भी दे, हम उसके साथ रहेंगे, चाहे वो कोई भी उम्मीदवार भेजे, हमें कोई इससे मतलब नहीं किस जाति का आता है, किस धर्म का आता है। जो भी हनुमान बेनीवाल जी जो फैसला करेंगे वो फैसले के साथ रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ ओमकार जी बाली। तो उपचुनाव में आपने देखा इनका जो प्रचार करने का तरीका वो एक अनोखा तरीका था। जो स्थानीय दर्शक थे वो काफ़ी इनको देख के प्रभावित होते थे, लेकिन आज अपनी कुछ उस जो अलग तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो फिर कभी मौका मिलेगा तो हम उनसे एक बात और कहना चाहूँगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 2023-22 में हमने उपचुनाव में उंगली टेढ़ी करके घी निकालने की कोशिश की थी, लेकिन 2023 के अंदर हम आम चुनाव में इस बार टेढ़ी उंगली करके घी नहीं निकालेंगे, पूरा डब्बा ही गर्म कर देंगे और पूरा घी निकाल लेंगे। ये अपने दावे के साथ बोलता हूँ आपको। मैं रुस्तम खान, AK24 आपका खबरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें सभी दोस्त। धन्यवाद।